हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम पॉलिटी के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। और ये नया अध्याय जो है हमारा, ये किससे संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो हमारा जो गया था वो किससे संबंधित था, जो राष्ट्रपति की पावर थी उनसे संबंधित था, जिसमें मैंने आपको कार्यपालिका संबंधी अधिकार जो राष्ट्रपति की हैं, कौन सी पावर हैं, वो करवा दिया। उसके बाद हम विधायी शक्तियां पढ़ रहे थे। तो विधायी शक्तियों का जो बचा हुआ पार्ट है दोस्तों, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इस पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे विधायी शक्तियों में आज हम विशेष रूप से डिस्कस करने वाले हैं एक अध्यादेश को, जो है अध्यादेश जारी करने की पावर जो राष्ट्रपति की है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो वीटो पावर हैं जो यहाँ के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, उन पे दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि किसी भी वीटो का प्रयोग हमारा जो राष्ट्रपति जो करते हैं वो किसी भी आर्टिकल में या संविधान में नहीं दे रखा है, लेकिन व्यवहार में वीटो का प्रयोग होता है। तो ये वीटो कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग किस कंडीशन में होता है, और किस किस वीटो का प्रयोग भारत के अंदर हुआ है, उन सारे मुद्दों पर दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जिस आर्टिकल की हम शुरुआत करते हैं वो 111 है, 111 है, आर्टिकल 111 है। इसमें क्या लिखा है इसकी हम शुरुआत सबसे पहले करेंगे। और उससे पहले दोस्तों हम अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं, हम अपने टारगेट की ओर चलते हैं। और टारगेट हमारा क्या है कि लक्ष्य हर हाल में जीतना है, हर हाल में दोस्तों नौकरी लेनी है, हर हाल में जॉब लेनी है और अपनी जिंदगी को दोस्तों खुशियों से भरना है। आइए इसी के साथ हम टॉपिक को शुरू करते हैं। लक्ष्य हर हाल में जीतना है, जिसमें जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं इनका दोस्तों हम पार्ट 2 आज कवर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं दोस्तों? पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। एक पार्ट जा चुका है, आप प्ले लिस्ट से उसको दोस्तों देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ जो डिस्कस करना है, तो मैंने अभी आपको बताया था एक आर्टिकल है अनुच्छेद 111 या 111। ये आर्टिकल क्या कहता है, क्या इसमें लिखा हुआ है, पहले इसको देखते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो दोस्तों धन विधेयक को छोड़ के, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यह बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 111 में लिखी है कि धन विधेयक को छोड़कर किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को, किसी भी बिल को, या विधेयक लिख लो, बिल लिख लो या विधेयक लिख लो, इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। क्या लिखा है? पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। एक बात मैंने और बताई थी दोस्तों, एक बात ये बताई थी कि आर्टिकल मैंने आपको 74 करवाया था। और 74 में क्या था, पहले आप उसको देखिए, ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये बात जो यहाँ पे 111 में लिखी है वो बात आप ध्यान रखना कि जो धन विधेयक है उसको छोड़कर किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए जो प्रेसिडेंट हैं वो इसको लौटा सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। ये कहाँ लिखा है दोस्तों? 111 में लिखा है। धन विधेयक क्या होता है इस पर भी दोस्तों अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये पुनर्विचार को राष्ट्रपति लौटा सकते हैं, ये बात और कहाँ लिखी है तो आप देखना आर्टिकल 74। इसमें मैंने आपको 3 बातें बताई थी दोस्तों, आपको याद रह गई होंगी। पहली बात ये थी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए व सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। यानी जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की सलाह या फिर सहायता, प्रेसिडेंट की सलाह या सहायता देने के लिए कौन होगा? सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।
कौन होगा दोस्तों, एक मंत्री परिषद होगी। और इस जो मंत्री परिषद है दोस्तों, इसका अध्यक्ष कौन होगा, ये भी लिखा है कि जो मंत्री परिषद होगी, इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा। तो मंत्री परिषद की बात करें तो इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है दोस्तों, वो अध्यक्ष कौन होगा। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए है, इसने प्रेसिडेंट को जो सलाह दी, उस सलाह को जो प्रेसिडेंट हैं वो मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट मंत्री परिषद की सलाह को, मंत्री परिषद की सलाह को एक बार, यानी कि ज्यादा नहीं दोस्तों, कितनी बार, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, लौटा सकते हैं। ये बात कहाँ लिखी है, अनुच्छेद 74 में लिखी है। 111 में क्या लिखा है कि जो धन विधेयक हैं उनको छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए दोस्तों नहीं लौटाया जा सकता। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो धन विधेयक है इसका निर्णय कौन करता है। तो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे दोस्तों। यानी धन विधेयक का निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो धन विधेयक है, धन विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ रखा जाता है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है, धन विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ रखा जाता है। तो आपको बताना है लोकसभा में रखा जाता है। यानी जो धन विधेयक है इसको राज्यसभा में पहले नहीं रख सकते, और जितनी भी बिल हैं उनको चाहे आप लोकसभा में लेके आओ चाहे राज्यसभा में लेके आओ, लेकिन जो धन विधेयक है जो सिर्फ और सिर्फ किस में रखा जाएगा, पहले लोकसभा में रखा जाएगा। और इस लोकसभा से दोस्तों ये कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब अगर राज्यसभा इसको पारित ना करे तो क्या होगा, और राज्यसभा पारित करे तो क्या होगा, इसको हम जानते हैं। अगर ये जो बिल है दोस्तों, ये बिल अगर राज्यसभा पहुंचा और राज्यसभा ने 14 दिन तक इस पर ना हाँ की ना की, यानी कि इसको ना सहमति दी और ना इसको मना किया, तो यहाँ पे ये 14 दिन बाद अगर ये राज्यसभा इसको पारित नहीं करती है, इसको दोस्तों पारित अगर नहीं करती है तो कोई बात नहीं है। 14 दिन बाद ये जो बिल है ये दोस्तों स्वतः पारित हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, स्वतः पारित हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ गई कि लोकसभा में जो बिल हमने रखा, कौन सा बिल, सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक, और धन विधेयक का निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और जो धन विधेयक है ये जो हमने लोकसभा में रखा और लोकसभा ने पारित कर दिया, ये जैसे ही राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर इसको पारित नहीं करती है तो ये स्वतः पारित हो जाएगा, स्वतः पारित माना जाएगा। ये बात दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखना। यानी कि जो धन विधेयक है इसको जो राज्यसभा अनिवार्य रूप से इसको क्या करे, पारित करे, और अगर नहीं भी करती है तो 14 दिन बाद दोस्तों ये धन विधेयक है राज्यसभा से स्वतः पारित हो जाता है। ये बात मेरे दोस्तों आप ध्यान रखना। ये बात मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे एक बात और बताना चाह रहा हूं आपको कि यहाँ पे ये धन विधेयक को छोड़कर ये बात सही है, लेकिन दोस्तों जो अनुच्छेद 368 है इसका जो चौथा क्लाउज है उसमें क्या लिखा है कि जो 368 की प्रक्रिया, यानी 2/3 से जो भी आपको निर्णय आएंगे, जो भी बिल आएंगे, जो भी संविधान संशोधन विधेयक होंगे, उनको राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा। ये कहाँ लिखा है, 368 के 4th क्लाउज में लिखा है, जिसको हमने बाद में जोड़ा है, उसकी भी दोस्तों अभी बात करने वाले हैं। चलो आइए देखते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं। पहले यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों आर्टिकल 111, तो आर्टिकल 111 में मूल रूप से क्या लिखा है ये बात हमने दोस्तों कर ली। अब ये यहाँ पे क्या बात करनी है, यहाँ बात ये करनी है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो विधेयक पर क्या क्या कर सकते हैं। यानी कि जो विधेयक हैं वो विधेयक पर क्या कर सकते हैं, विधेयक पर
क्या कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ विधेयक पर ये क्या क्या कर सकते हैं ना दोस्तों, यही वीटो की बात, वीटो की ओर ले जाता है। इस पे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 79, और 79 क्या कहता है दोस्तों, संसद की बात करता है। और संसद की जो बात कर रहा है, संसद का जो मुख्य कार्य है, वो मुख्य कार्य क्या बताया था दोस्तों, कानून का निर्माण करना। क्या है दोस्तों, कानून का निर्माण करना संसद का मुख्य काम है। संसद के अंग 3 बताए थे दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बताए थे। यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई भी बिल कानून बनता है, कोई भी बिल एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। ये बात दोस्तों मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे हमें जो बात करनी है कि जो बिल संसद ने पारित किया, बात करें तो लोकसभा ने पारित किया, बात करें तो राज्यसभा ने पारित किया, और अब ये किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति इस बिल पर क्या करेगा, जो बिल लोकसभा ने पारित किया, जो बिल राज्यसभा ने पारित किया, वो बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो ये या तो इसको दोस्तों यस कर दें, हाँ कर दें, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। दूसरी बात, अगर ये यहाँ पे हाँ ना करें, या एक दूसरी कंडीशन होती है पुनर्विचार के लिए लौटा दें। किसको लौटा दें दोस्तों, पुनर्विचार के लिए लौटा दें। और पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ये बात कहाँ लिखी है, अनुच्छेद 74 में, जो मैंने अभी आपको बताई थी। तीसरी कंडीशन होती है दोस्तों कि जैसे ही बिल ये राष्ट्रपति जी के पास आया, वो यहाँ तो इस पे ना तो यस करें और ना ही दोस्तों यहाँ पे नो करें। तो ये जो स्थिति है, ना राष्ट्रपति जी हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो बिल आया उसको स्वीकृति कितने समय में देंगे, इसका उल्लेख संविधान में ना होने के कारण ही वीटो की स्थिति बनती है। यानी कि अब ये ना तो यहाँ हाँ कर रहे हैं राष्ट्रपति जी और ना इसको मना कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ये बिल जो राष्ट्रपति जी के पास आया, इसकी ये कब तक पारित होगा, इसके समय का उल्लेख संविधान में नहीं है। और समय का उल्लेख नहीं है, उल्लेख ना होने के कारण यहाँ जो स्थिति बनती है, वो स्थिति दोस्तों किसकी बनती है, ये वीटो की स्थिति बनती है। और आज हम दोस्तों इसी वीटो पर बात करेंगे। यानी वीटो जैसा शब्द हमारे संविधान में नहीं है और वीटो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के राष्ट्रपति को वीटो प्राप्त है। इसलिए ये जो वीटो क्या है दोस्तों, इस पर आइए दोस्तों हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है, जो शब्द मैंने लिखा वीटो, इस वीटो का अर्थ क्या होता है। तो वीटो का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो निषेधाधिकार होता है। क्या होता है दोस्तों, निषेधाधिकार होता है। ये किसका अर्थ होता है, निषेधाधिकार, ये आपको बताना है किसका अर्थ है, वीटो का अर्थ है। दूसरी बात, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है प्रेसिडेंट की स्वीकृति ना मिलना, या राष्ट्रपति की लिख लो कि स्वीकृति ना मिलना, या राष्ट्रपति को स्वीकृति ना देना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो प्रेसिडेंट हैं, इनको स्वीकृति ना देना ही क्या कहलाता है, वीटो कहलाता है, निषेधाधिकार कहलाता है। लेकिन वीटो जैसे शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी यहाँ के राष्ट्रपति को वीटो प्राप्त है। आइए हम इन वीटो की बात करते हैं। ये वीटो कितने होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। यानी कि वीटो की अगर हम बात करें तो वीटो 4 प्रकार के होते हैं। इस पे थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहता हूं। यानी कि वीटो कहां कहां प्रयोग नहीं होता। वीटो का अर्थ मैंने बताया था, निषेधाधिकार, यानी कि निषेधाधिकार लिखिए आप, अभी बताऊंगा क्या है निषेधाधिकार। निषेधाधिकार ये किसका अर्थ है, वीटो का। अब वीटो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ नहीं कर सकते, तो कहाँ नहीं करेंगे वीटो का प्रयोग, वो कंडीशन ये है जो संविधान संशोधन विधेयक हैं, संविधान संशोधन
विधेयक यानी संविधान संशोधन विधेयक हैं, इन पर दोस्तों वीटो नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो धन विधेयक है, इस धन विधेयक पर वीटो नहीं कर सकते। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। अब वीटो की स्थिति क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो राष्ट्रपति किसी भी बिल को कितने समय में अनुमोदन करेंगे, कितने समय में स्वीकृति देंगे, इसका उल्लेख न होना ही वीटो की स्थिति उत्पन्न करता है। और वीटो जैसा शब्द या ये निषेधाधिकार ये हमारे संविधान में नहीं है, यानी संविधान में नहीं है और किसी भी आर्टिकल में भी नहीं है वीटो, फिर भी वीटो है। तो वीटो की अगर मैं टाइप की बात करूं तो टाइप कितने हैं दोस्तों, 4 हैं। और 4 जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये क्या हैं, किस तरीके से हैं, इन पे दोस्तों हम अभी डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे वीटो में, तो सबसे पहली बात आपको देखनी है वीटो का अर्थ क्या है दोस्तों, निषेधाधिकार है। टाइप ऑफ वीटो कितने हैं दोस्तों, 4 टाइप्स हैं। क्वालिफाइड वीटो का अर्थ क्या होता है, विशेषित निषेधाधिकार। क्या होता है दोस्तों, विशेषित निषेधाधिकार, विशेषित निषेधाधिकार। बात समझ में आई। अगर मैं एब्सोल्यूट वीटो की बात करूं तो आत्यांतिक होता है, इसका मतलब आत्यांतिक, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। आत्यांतिक निषेधाधिकार क्या होता है, आत्यांतिक निषेधाधिकार। अगर हम बात करें दोस्तों सस्पेंसिव वीटो, तो इसका मतलब होता है निलंबनकारी, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी निषेधाधिकार। क्या अर्थ होता है, निलंबनकारी निषेधाधिकार, निषेधाधिकार। आगे बात करें दोस्तों, एक और है पॉकेट वीटो। इसको हम किस नाम से जानते हैं, जेबी निषेधाधिकार, जेबी निषेधाधिकार। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जेबी निषेधाधिकार का, तो इसका मतलब है पॉकेट, आप जानते हो किसको कहते हैं, जेब को कहते हैं। जो पॉकेट आपकी होती है, ये जो पॉकेट है ये क्या है, जेब है। और इस पॉकेट में कोई ऐसा बिल राष्ट्रपति जी ने अपनी पॉकेट में डाल लिया, जेब में डाल लिया। अब राष्ट्रपति जी ना हाँ कह रहे हैं, ना कह रहे हैं, ना पारित कर रहे हैं, ना मना कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, पॉकेट वीटो कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पे एक एक को हमें डिस्कस करना है। अगर दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वालिफाइड वीटो, इसका मतलब क्या होता है, विशेषित निषेधाधिकार। ये होता क्या है, पहली लाइन दोस्तों आपको ये ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। फर्स्ट लाइन ये है यहाँ पे कि ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, इन राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। फिर दोस्तों ये कहाँ के राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो आपको बताना है ये जो क्वालिफाइड वीटो है ये केवल और केवल किसके राष्ट्रपति को प्राप्त है, अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वालिफाइड वीटो या विशेषित निषेधाधिकार इनमें से कौन सा राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, कौन सा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, तो आपको भी मेरे भाइयों ध्यान रखना है कि क्वालिफाइड वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है, हमारे इंडिया के, हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ये होता क्या है दोस्तों, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें क्वालिफाइड वीटो, तो होता क्या है कि अगर यदि कोई बिल, यदि कोई बिल जो संसद ने पारित किया, संसद ने पारित किया, और ये संसद ने जो बिल पारित किया है, संसद ने बिल जो पारित किया, ये बिल दोस्तों जो पारित किया हुआ है ये गया दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद। किसके पास गया, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास गया। अब इन्होंने क्या किया, इस बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। क्या कर दिया दोस्तों, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। अब पुनर्विचार के लिए लौटाया, पुनर्विचार के लिए ये लौटा दिया। अभी क्या होगा कि जो पुनर्विचार के लिए जो बिल
कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब यहाँ अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो जो अमेरिका की संसद है दोस्तों या कांग्रेस है, एक ही बात है। अमेरिका के संसद के जो दोनों हाउस हैं उसको दोस्तों 2/3 बहुमत से अगर इसको पारित कर दें, 2/3 बहुमत से अगर इसको पारित कर दें तो दोस्तों इसको जो राष्ट्रपति हैं, इन राष्ट्रपति को इसको स्वीकृति देनी होगी। ये क्या कहलाता है? यहाँ क्वालिफाइड वीटो कहलाता है या विशेषित निषेधाधिकार कहलाता है। फिर से एक बार सुनिए, यानी कि अगर कोई बिल जो अमेरिका से संबंधित है, पहली बात तो इंडिया से नहीं है, अमेरिका की जो कांग्रेस है बोले तो संसद है, इस संसद ने बिल पारित किया और प्रेसिडेंट के पास गया, उन्होंने इस बिल को पारित करने से मना कर दिया। मना करने का मतलब पुनर्विचार के लिए यदि लौटा दिया, और यदि बिल पुनः ये संसद गया और उनके दोनों हाउस से ये पारित होकर 2/3 बहुमत से अगर पारित होकर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो राष्ट्रपति हैं इन्हें स्वीकृति देनी होगी। ये क्या कहलाता है? क्वालिफाइड वीटो कहलाता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला है एब्सोल्यूट या आत्यांतिक वीटो। इसका मतलब है कि अगर हम ये जो प्रेसिडेंट हैं, इन प्रेसिडेंट ने अगर मना कर दिया, क्या कर दिया दोस्तों? मना कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ये बिल जो है, ये बिल है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? ये जो बिल है, ये बिल सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, सदैव के लिए क्या होगा दोस्तों? समाप्त हो जाएगा। ये किसका मतलब है? आत्यांतिक वीटो का, यानी मना कर दिया तो कर दिया, अब कभी ये बिल जो एक्ट नहीं बन सकता, अधिनियम नहीं बन सकता। यह मतलब किसका है दोस्तों? एब्सोल्यूट या आत्यांतिक वीटो या आत्यांतिक निषेधाधिकार का मतलब है। ये जो बिल है, सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि ये जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, इन राष्ट्रपति को ये क्या है दोस्तों? प्राप्त है। ये बात यहाँ आपको सेकंड नंबर पे ध्यान रखनी है। अब इसका प्रयोग क्या कभी हुआ है? तो हाँ जी, इसका प्रयोग हुआ है। और कब हुआ है? 1954 में हुआ है। अगर दोस्तों इसके हम प्रयोग की बात करें, एब्सोल्यूट वीटो की बात करें, तो यानी कि यहाँ पे जो संसद है, वो संसद ने बिल जो भेजा वो राष्ट्रपति के पास गया, प्रेसिडेंट के पास गया, और प्रेसिडेंट ने इस बिल को पारित करने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? हम आत्यांतिक वीटो कहते हैं। वो कभी कानून नहीं बन सकता। कब किया, किसने किया, उसको जानते हैं दोस्तों। बात है 1954 की। कब की दोस्तों? 1954 की। और 1954 में जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हुआ क्या था कि यहाँ पहले से ही जो पेप्सू है, पेप्सू या बोले पंजाब का क्षेत्र, यानी पंजाब में एक क्षेत्र है, पंजाब में देखें तो पेप्सू नाम का एक क्षेत्र है। पेप्सू, इसको आप ध्यान रखना। ये जो पेप्सू है, इसको स्पेलिंग ये है PEPSU, यानी कि बोले तो यहाँ पे पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। बात समझ में आई? यानी कि पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, ये एक क्षेत्र है। और ये क्षेत्र किसका है दोस्तों? पंजाब का क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या था दोस्तों? यानी कि पहले से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इस पंजाब में क्या लगा हुआ था दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। अब जो राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा हुआ था, तो हुआ ये कि यहाँ जो संसद है, भारत की जो संसद है, इसने संसद में एक बिल पारित किया, और बिल में कहा गया कि ये जो राष्ट्रपति शासन है दोस्तों, इसको और आगे बढ़ाया जाए और लंबा किया जाए राष्ट्रपति शासन को। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये बिल दोनों सदनों से पारित होके जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जब दोस्तों ये पहुंचा, उस समय तक की पेप्सू की स्थिति थी वो नॉर्मल हो चुकी थी। और पेप्सू में क्या था दोस्तों? जो हालात थे वो सामान्य हो गए। और उस समय तक राष्ट्रपति के पास पहुंचते पहुंचते
ये टाइम इतना लग गया कि पेप्सू से राष्ट्रपति शासन हट गया था। तो राष्ट्रपति शासन जब ऑलरेडी हटा हुआ था तो वहां पे और बढ़ाने की बात हो ही नहीं सकती। अर्थात जो यहाँ पे मंत्रिपरिषद थी, उस मंत्रिपरिषद ने कहा दोस्तों कि इसको जो बिल आया है उस बिल को आप पारित मत कीजिए। तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पे जिस वीटो का प्रयोग किया वो एब्सोल्यूट वीटो था, आत्यांतिक वीटो था। और बात सुनिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो यहाँ पे वीटो का प्रयोग करते हैं, ये क्या मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं? बताइए दोस्तों, नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति करेंगे तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे बिल्कुल नहीं करते हैं। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। यानी कि वीटो का प्रयोग ये राष्ट्रपति की अपनी मर्जी पर डिपेंड होता है, अपनी इच्छा पर डिपेंड होता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति से अगर मंत्रिपरिषद कहे तभी वो प्रयोग करें, क्योंकि जो जेवी वीटो का प्रयोग किया गया या पुनर्विचार के लिए लौटा गया जो मंत्रिपरिषद ने जो बिल भेजा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये अपनी शक्ति का, स्वविवेकी शक्ति का भी दोस्तों प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। और इस वीटो की बात करें तो ये भी भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें यह है कि निलंबनकारी वीटो में जो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए जो हम बात कर रहे थे, विचार के लिए लौटाना, ये क्या है दोस्तों, यही क्या है, यही है दोस्तों क्या यहाँ पे निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या है कि जो बिल आया उसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दो, तो यही क्या कहलाता है, निलंबनकारी वीटो कहलाता है। और इसका प्रयोग दोस्तों क्या कभी किसी ने किया है? तो हाँ, इसका प्रयोग किया है 2006 में। और किसने किया है दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम ने। एपीजे जो अब्दुल कलाम थे, इन्होंने किया है, कलाम साहब ने किया है। और किस मैटर में किया है ये आप सुनिए। बात है 2006 की, और 2006 में जया बच्चन वर्सेज भारत संघ के नाम से सुप्रीम कोर्ट में केस चला। और ये जया बच्चन वर्सेज भारत संघ के नाम से जो केस चला, ये संबंधित था कि जो जया बच्चन हैं वो लाभ के पद पर हैं या नहीं है। लाभ के पद के डिस्कशन के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट में जया बच्चन वर्सेज भारत संघ के नाम से जो केस चला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातों को जो सांसद बैठे हुए थे उनके लिए बताया कि ये लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं। और जैसे ही भाई साहब ये संसद के सदस्यों पर तलवार जैसे ही लटकी, उन्होंने किया तुरंत एकदम संविधान में संशोधन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पद लाभ के पद बताए थे उनको दोस्तों संविधान जो संसद की प्रक्रिया थी, उस संसद की प्रक्रिया द्वारा उन पदों को तुरंत बाहर किया। और तुरंत बाहर करके इस बिल को राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया। और राष्ट्रपति जी के पास, एपीजे अब्दुल कलाम के पास जब भेजा तो उन्होंने एक बार इसको पुनर्विचार की लौटा दिया। लेकिन दोस्तों अगर सांसदों पे तलवार लटकती हो तो बिल मिनटों में पास हो जाते हैं, रातों रात पास हो जाते हैं। हुआ यही कि जैसे ही मना किया, अगले दिन बिल तुरंत राष्ट्रपति जी के सामने आया और वो इन्हें पारित करना पड़ा दोस्तों। तो इसका भी प्रयोग भारत में हुआ है, 2006 में हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं पॉकेट वीटो। क्या ये पॉकेट वीटो का मतलब है कि किसी चीज पर ना हाँ कहना और ना दोस्तों यहाँ पे ना कहना, ना तो हाँ करना और ना मना करना। ये क्या होता है? पॉकेट वीटो होता है, जेबी वीटो होता है। जो बिल आया वो राष्ट्रपति जी ने अपनी जेब में डाल लिया और उससे कोई मतलब नहीं है, ये क्या कहलाता है? जेबी वीटो कहलाता है या पॉकेट वीटो दोस्तों कहलाता है। इसमें क्या है दोस्तों, इसको भी थोड़ा हम जान लेते हैं। अगर हम पॉकेट वीटो की बात करें तो इसका प्रयोग पहली बात तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यह बात ध्यान रखनी है। अगर भारत के राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, तो क्या भारत के किसी राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग किया? तो किया है दोस्तों। कब किया? 1986 में किया। किसने किया दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह ने किया। किसने किया दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह ने किया। और ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। ये क्या था दोस्तों?
इसको आइए समझते हैं। ये था, एक बिल था, यहाँ पे जो बिल था दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस से संबंधित था। यानी किससे संबंधित था दोस्तों? इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल था। क्या था? इंडियन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस बिल था। ये जो इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल था, इस बिल में क्या प्रावधान था कि जो डाकिया है दोस्तों, ये जो पोस्टमैन है, इस पोस्टमैन को अधिकार दिया गया कि डाकिया जो है ये किसी के खत खोलकर पढ़ सकता है। यानी कि डाकिया को यहाँ अधिकार दिया कि ये जो लेटर आते हैं, खत आते हैं, वो इनको खोलकर पढ़ सकता है। और दोस्तों जब ऐसा बिल जो ज्ञानी जैल सिंह ने देखा तो इनके होश उड़ गए दोस्तों। इन्होंने कहा कि ये तो निजता का हनन है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इन जो राष्ट्रपति जी ने यहाँ पे अनुच्छेद 21 जो आर्टिकल 21 है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जिसके अंतर्गत निजता का अधिकार आता है, प्राइवेसी का अधिकार आता है, उन्होंने कहा कि ये इसका हनन है और इसके लिए मुझे इस बिल को पारित नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने ना तो इसको मना किया, न पुनर्विचार के लिए लौटाया। और इस बिल का प्रयोग, पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में दोस्तों किया है, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के संबंध में किया है, जिसमें डाकिया को यह अधिकार दिया गया कि वो इस खत को, लेटर को खोल के पढ़ सकता है, जो कि निजता के अधिकार या अनुच्छेद जो 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, इसके उल्लंघन के करने के कारण इन्होंने इसको पारित नहीं किया और ना ही इस पे साइन किए थे। तो ये दोस्तों हमारे वीटो हो गए, जो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप ध्यान रखना। अब आप एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे एक 71वां संविधान, यहाँ पे जो एक संविधान संशोधन ध्यान रखना दोस्तों, 24वां संविधान संशोधन, और ये हुआ है 1971 में। 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पे एक बात जोड़ी गई है कि जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, संविधान संशोधन विधेयक हैं, जो भी संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयकों को, संविधान संशोधन विधेयकों को अनिवार्य रूप से अनुमति देंगे। विधेयकों को अनिवार्य रूप से अनुमति देंगे दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ये बात कहाँ लिख दी? 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में, जो यहाँ पे अनुच्छेद है 368, इसके 4th क्लाउज में इसको लिखा गया है। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। और दोस्तों 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत जो संविधान संशोधन है, उसको राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ये बातें दोस्तों हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। आइए दोस्तों, इस पे जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इस पे और बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, इनको आज हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें अध्यादेश, जो यहाँ पे ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी करते हैं, ये ऑर्डिनेंस जो जारी करते हैं, ये किस कंडीशन में करते हैं, वो बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये जो अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, ये शक्ति है राष्ट्रपति जी की, तो ये दोस्तों कब करते हैं? पहली बात तो ये, तो यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। कब करते हैं? मंत्री परिषद की सलाह पर। दूसरी बात, सलाह आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जब संसद का सत्र ना चलता हो, जब संसद का सत्र ना चलता हो और जो प्रेसिडेंट हैं, संसद का सत्र ना चलता हो, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट को, जो राष्ट्रपति हैं, इनको आभास हो जाए, आभास क्या हो जाए कि कानून का लाना जरूरी है, ये कानून का बनना जरूरी है, या अध्यादेश लाना जरूरी है, अध्यादेश लाना जरूरी है, लाना
जरूरी है। फिर से सुनिए आप, यानी कि यहाँ जो प्रेसिडेंट की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यहाँ ये कब की जाएगी, तो पहली कंडीशन ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद इसके लिए सिफारिश करेगी। और मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगी तो इससे भी कोई खास मतलब नहीं है, मंत्रिपरिषद करेगी ठीक है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे जो कानून है वो या अध्यादेश है उसका आना बहुत जरूरी है। ये राष्ट्रपति को इस प्रकार का आभास होना चाहिए। एक और कंडीशन है दोस्तों, और वो कंडीशन क्या है कि संसद का सत्र ना चलता हो। इतनी ये बात भी ध्यान रखना, अगर संसद का सत्र चलता है तब भी ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। संसद का सत्र ना चलता हो और राष्ट्रपति को इस बात का आभास हो जाए कि अध्यादेश लाना जरूरी है और मंत्रिपरिषद यहाँ पे दोस्तों सिफारिश करे, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, आपको कुछ बुकों में शब्द मिलेगा विश्रांति काल के दौरान लाया जाता है। विश्रांति काल के दौरान, तो विश्रांति काल के दौरान ये शब्द अच्छा है, ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्रांति काल का मतलब ही ये होता है कि जब संसद का सत्र ना चलता हो। जब दोस्तों संसद का सत्र ना चलता हो, इसका मतलब क्या है, ना चलता हो, इसी को हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। और जो अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है दोस्तों, ये कब लाया जाता है, तो आपको मैंने बता दिया विश्रांति काल के दौरान, यानी कि जब संसद का सत्र ना चलता हो और मंत्रिपरिषद इसकी सिफारिश करे, राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि यहाँ कानून का लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अध्यादेश का लाना जरूरी है, ऐसी स्थिति में अध्यादेश को लाया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, जो अध्यादेश जारी किया, अध्यादेश दोस्तों ये जो जारी किया प्रेसिडेंट ने, इसका क्या प्रभाव होता है, क्या क्या बातें इसके बारे में हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पहली बात, सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि अध्यादेश को क्या सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, तो आप बता देना। अगर कोई जानू बाबू पूछे क्या अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। दूसरी बात, इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि यह वाद योग्य है। क्या है दोस्तों, वाद योग्य है या नहीं है, तो आप क्या बता दोगे दोस्तों, ये वाद योग्य है, ये बात आपको बताना। और दूसरी बात, ये जो अध्यादेश है दोस्तों, एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या बताता है दोस्तों, विधि शब्द को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है, विधि शब्द को परिभाषित करता है। और अध्यादेश भी विधि के अंतर्गत आता है, अर्थात इसको जो अध्यादेश है इसको सुप्रीम कोर्ट इसका न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ये वाद योग्य है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये जो हमारा मूल संविधान के खिलाफ है या संविधान के संगत नहीं है, असंगत है, तब भी इसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोस्तों रद्द कर सकता है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखनी है, इस अध्यादेश के प्रभाव की बात पूछी जाए तो इसका प्रभाव वही होता है जो संसद के कानून का होता है, जो संसद के कानून का होता है। संसद के कानून का जो प्रभाव होगा वही प्रभाव किसका होता है दोस्तों, अध्यादेश का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है, आगे दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि अध्यादेश की अवधि कितनी होती है। अध्यादेश की अवधि, अगर अवधि की बात करें, अध्यादेश का समय कितना होता है, तो दोस्तों अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, अनुच्छेद की बात करूं, 123 की बात करूं, तो यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। क्या लिखा है, 6 सप्ताह, इससे अधिक नहीं हो सकती, 6 सप्ताह से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती। अब देखो, आपने बुकों में पढ़ा होगा 6 माह 6 सप्ताह पढ़ा होगा, किसी ने 6 मंथ पढ़ा होगा, वो क्या है दोस्तों, आइए दोस्तों उसको भी हम लोग समझते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे ये जो 6 महीने इसका प्रभाव होगा, यानी सॉरी 6 सप्ताह इसका प्रभाव होगा, 6 सप्ताह से अधिक नहीं होगा। अगर मान लो 6 महीने के अंदर संसद कानून ना बनाए, यहाँ पे 6 सप्ताह, इसमें अगर जो संसद है
वो कानून ना बनाए, संसद कानून ना बनाए। फिर से सुनिए, यानी कि ये अध्यादेश लाया क्यों गया? जब संसद का सत्र चल नहीं रहा था, कानून की अचानक जरूरत पड़ गई और राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो रहा है कि कानून जरूरी है, ऐसी स्थिति में अध्यादेश लाया गया। अब ऐसी स्थिति में अध्यादेश ले आए, अब ये कब तक रहेगा? तो ये 6 सप्ताह डेट है जो कि 123 में लिखा हुआ है। फिर आप कहोगे कि हमने बुक में पढ़ा है 6 माह 6 सप्ताह, किसी ने 6 माह पढ़ा है, वो क्या है उसी को दोस्तों मैं समझाता हूं, उसी को हम देखते हैं। मान लो दोस्तों, अगर यहाँ पे जो बजट सत्र है, ये जो बजट सत्र है, ये बजट सत्र इसका जो अंत होता है, बजट सत्र है, बजट सत्र ये जो समाप्त हुआ वो 15 मार्च को समाप्त हुआ, यानी बजट सत्र ये 15 मार्च को क्या हुआ दोस्तों? समाप्त हुआ। क्या हो गया दोस्तों? 15 मार्च को समाप्त हो गया। अब हुआ क्या दोस्तों? 15 मार्च को जैसे ही बजट सत्र समाप्त हुआ, 5 अप्रैल को अध्यादेश लाना पड़ा, यानी कि 5 अप्रैल को क्या लेके आ गए? अध्यादेश लेके आ गए। क्यों लेके आ गए? इसलिए लेके आ गए कि जो हमारा बजट सत्र है या वर्ष का प्रथम सत्र है, ये प्रथम सत्र की अगर हम बात करें तो ये 15 मार्च को खत्म हुआ है। अब इतनी जल्दी संसद की बैठक बुलाई नहीं जा सकती। होगा क्या कि यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद है उसने सिफारिश की कि राष्ट्रपति जी आप अध्यादेश लेके आइए, और यहाँ पे ऑर्डिनेंस इसको हमने जारी कर दिया। अब जैसे ही हमने 5 अप्रैल को ऑर्डिनेंस जारी किया, अब क्या होगा दोस्तों? अब आगे आपको देखना है कि यहाँ पे जो जैसे ही ऑर्डिनेंस जारी हुआ, यहाँ पहली बैठक जो हुई है, यानी कि जो बजट सत्र समाप्त हुआ वो 15 मार्च को समाप्त हुआ। अब अगला जो सत्र आएगा, अगला सत्र दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखना, अगला सत्र जो आएगा वो कब आएगा दोस्तों? मानसून सत्र आएगा। कौन सा आएगा? मानसून सत्र, या फिर इसको कहें ग्रीष्मकालीन सत्र। क्या होगा? ग्रीष्मकालीन सत्र। अब ग्रीष्मकालीन सत्र है तो ये अगला आएगा, और ये कब आया दोस्तों? ये मान लो 15 जुलाई को आ गया। कब आ गया? 15 जुलाई। अब 15 जुलाई को कौन सा सत्र आ गया दोस्तों? ग्रीष्मकालीन सत्र आ गया। अब जैसे ही 15 जुलाई को ग्रीष्मकालीन सत्र आया, तो ये सत्र जैसे ही 15 जुलाई को यहाँ से शुरू होगा, जैसे ही सत्र शुरू होगा, और ये शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर क्या होना चाहिए कि जो संसद है वो संसद कानून बनाए, और जो सत्र जैसे ही शुरू हुआ उसके 6 सप्ताह के अंदर अगर संसद ने कानून नहीं बनाया तो ये अध्यादेश दोस्तों समाप्त हो जाएगा। अब आपने जो पढ़ा है वो आप सुनिए, आपने पढ़ा है 6 माह 6 सप्ताह। ये क्या है? 6 माह 6 सप्ताह। अब 6 सप्ताह तो आपको समझ में आ गया कि जब से संसद का सत्र जिस दिन से चले उससे 42 दिन के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका अनुमोदन या जो कानून है वो कानून संसद बना देना चाहिए संसद को, नहीं ये अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बात और देखना, एक बात आपको समझ में आ रही होगी, एक सत्र कब चला? ये चला प्रथम सत्र और ये चला मानसून सत्र ग्रीष्मकालीन। अब आपने एक बात पढ़ी होगी, और वो बात ये पढ़ी होगी दोस्तों कि दो सत्रों के बीच अधिकतम यानी 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। 6 माह से अधिक समय का अंतराल नहीं हो सकता। ये बात आपने पढ़ी है, अंतराल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये है, इसका मतलब ये है कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक समय का अंतराल नहीं होगा, तो 6 माह ये हैं, और 6 माह के बाद ये जो 6 सप्ताह हैं, ये जो 6 सप्ताह वो हैं दोस्तों जो आर्टिकल 123 में दिए हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अध्यादेश की अधिकतम से अधिकतम अवधि होगी, अध्यादेश की अधिकतम से अधिकतम अवधि अगर पूछी जाए, अधिकतम से अधिकतम अवधि, तो हम यहाँ पे आंसर बता सकते हैं दोस्तों कितना? 6 माह 6 सप्ताह। बात समझ में आई
6 माह से 6 सप्ताह अध्यादेश की अधिकतम से अधिकतम अवधि हम बता सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये 6 महीने वो हैं जो संसद के बीच अगर अधिक से अधिक अंतराल हुआ तो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और जिस दिन से संसद का सत्र शुरू हुआ उसी दिन से दोस्तों क्या होगा, उसी दिन से काउंटिंग शुरू हो जाएगी कि 6 सप्ताह के अंदर जो है संसद कानून बनाए, और अगर संसद कानून नहीं बनाती है तो अध्यादेश दोस्तों क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखना। इतना क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, क्या अध्यादेश लाके बार बार अध्यादेश लाके क्या कोई कानून अनंत समय तक चलाया जा सकता है? तो दोस्तों डीसी वधवा वर्सेज बिहार राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार अगर अध्यादेश लाया जाएगा तो ये जो संसदीय प्रक्रिया है, संविधान है, इसका उल्लंघन गलत है, और संविधान की जो संशोधन की या संसद की जो प्रक्रिया है इनके साथ खिलवाड़ है, इनके साथ धोखा है। ऐसा नहीं है कि हर 6 महीने के अंदर या 6 हफ्ते के अंदर बार बार आप ऑर्डिनेंस जारी कराएं और इसको आप अनंत काल तक 10 साल 8 साल यहाँ तक इसको आप चालू रख सकें। ये बिल्कुल गलत है, ये संविधान के साथ धोखा है, संविधान के साथ फ्रॉड है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको आप अनंत काल तक बार बार अध्यादेश से बिना संसद में या बिना विधानमंडल में कानून बनाए इसको आप लंबे समय तक ला सकें। तो ऐसा इसको नहीं करना है। हालांकि अध्यादेश कितनी बार आ सकता है, कितने समय बाद आ सकता है, ऐसा कुछ संविधान में दे नहीं रखा है और न ही इसके बारे में कोई संसद ने प्रावधान कर रखा है। लेकिन जो डीसी वधवा वर्सेस बिहार राज्य का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बार बार हम अध्यादेश लाएं तो ये संविधान के साथ फ्रॉड है, संविधान के साथ धोखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हम क्लास को दोस्तों यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं। राष्ट्रपति की जो पावर हैं जिनमें हमें कल दोस्तों विशेष रूप से जो बात करनी है वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करनी है, आपातकालीन पावर की बात करनी है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू, बाय।